तो आज हम मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे और पिछली क्लास में हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा था जो कि लगभग 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक चली थी। 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक मुग़ल काल का समय माना जाता है। और मुग़ल काल में सबसे पहले बाबर की बात की जाए तो बाबर ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। उसके बाद बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। 1527 ईस्वी में बाबर ने बैटल ऑफ खनवा लड़ी थी जिसमें उसने राणा सांगा जो कि मेवाड़ के थे उनको हराया था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने लड़ा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मुग़ल काल था उसकी एक तरह से भारत में स्थापना करने का श्रेय बाबर को जाता है। और हिमाचल की बात की जाए तो 1525 ईस्वी में कांगड़ा के निकट मलौट में उन्होंने अपनी चौकी स्थापित की थी। और जैसे कि मैंने बताया 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बात की जाएगी अकबर की। अकबर ने 1556 ईस्वी में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी क्योंकि नूरपुर के राजा भक्तमल की सिकंदर शाह से दोस्ती थी। अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया। जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अकबर ने 1572 ईस्वी में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इसमें कांगड़ा के 66 गांव और चंबा के रिहलू, छेरी, पथियार और धारो क्षेत्र शामिल थे। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु के बाद उसका बेटा विधिचंद राजा बना। राजा विधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोक चंद को बंधक के तौर पर मुग़ल दरबार में रखा। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था। वह मुग़लों के प्रति समर्पित था। सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश अकबर का समकालीन था। तो इस तरह अकबर ने बहुत सारे पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। और ये उसने कैसे किया? उनके रिश्तेदारों या उनके बच्चों को बंधक बना के। अकबर के समय में चंबा का राजा प्रताप सिंह था। सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश था। अब आगे बात करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कांगड़ा के राजा विधिचंद की 1605 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसका पुत्र त्रिलोक चंद गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तज़ा खान को भेजा, परंतु दोनों में विवाद हो गया और मुर्तज़ा खान की मृत्यु होने के बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने की योजना को स्थगित करना पड़ा। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में फिर नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तकी के नेतृत्व में कांगड़ा विजय के लिए सेना भेजी। राजा सूरजमल और शाह कुली खान में झगड़ा हो जाने के कारण कुली खान को वापस बुला लिया गया। राजा सूरजमल ने मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा। राजा सूरजमल ने मानकोट और तारागढ़ किले में शरण ली जो चंबा रियासत के अधीन था। चंबा के राजा प्रताप वर्मन ने सूरजमल को समर्पण करने का सुझाव दिया, परंतु 1619 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कांगड़ा किला 1620 ईस्वी में मुग़लों के अधीन आ गया। जहांगीर को 20 नवंबर 1620 ईस्वी को कांगड़ा किले पर कब्जे की खबर मिली और कांगड़ा किले को जीतने में राजा सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह ने मुग़लों की मदद की। कांगड़ा किले पर नवाब अली खान के नेतृत्व में मुग़लों का कब्जा हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवाब अली खान कांगड़ा का पहला मुग़ल किलेदार था और 1783 ईस्वी तक उनका कब्जा कांगड़ा किले पर रहा।
जहांगीर ने 1622 ईस्वी में धमेरी आकर अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा। कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम उसने जहांगीरी दरवाज़ा रखा और जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोक का युद्ध हुआ। चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोक का युद्ध हुआ, जिसमें राजा जगत सिंह विजयी हुए। चंबा पर 1623 ईस्वी से लेकर 2 दशक तक जगत सिंह का कब्जा रहा। जगत सिंह मुगलों का वफादार था। सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान बना। तो अब बात करेंगे हम शाहजहां के बारे में। शाहजहां के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। कोच कुली खान 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा। उसे बाण गंगा नदी के पास दफनाया गया था। सिरमौर का राजा मधानता प्रकाश शाहजहां का समकालीन था। उसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता की थी। अब बात करेंगे जगत सिंह के बारे में। 1627 में शाहजहां ने जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर दिया। जगत सिंह को 1634 ईस्वी में बगस का फौजदार नियुक्त किया गया और 3 वर्ष बाद उसे काबुल प्रांत की जिम्मेदारी मिली। जगत सिंह और उसके पुत्र राज रूप सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श को विद्रोह कुचलने के लिए भेजा। मुगलों ने मऊ कोट और नूरपुर किलों पर आक्रमण कर जगत सिंह को तारागढ़ किले में शरण लेने को मजबूर कर दिया। जगत सिंह को 1642 ईस्वी में संधि करनी पड़ी और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया। अब बात करेंगे औरंगजेब के पहाड़ी राज्यों के साथ कैसे संबंध थे। तो सबसे पहले चंबा के चतर सिंह। 1678 में औरंगजेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी। चतर सिंह ने उसके उत्तर में राज्य के सभी मंदिरों पर एक सुनहरी बुर्जी सजाने की आज्ञा दे दी। उसने गुलेर, जम्मू और बसौली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया तथा पंजाब के मुगल वायसराय मिर्जा रियाज बेग को हराकर अपने खोए प्रदेश हासिल कर लिए। उसके बाद बुशहर के राजा केहरी सिंह। औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति का खिताब प्रदान किया था। उसके बाद सिरमौर रियासत पर मुगलों की संप्रभुता थी। इसके शासकों के मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। औरंगजेब ने सुबक प्रकाश को जगत सिंह के पुत्र राज रूप की सहायता करने के लिए कहा। सिरमौर के राजाओं को मुगलों की सेवा के बदले बहुत सी जागीरें प्राप्त हुई। सुबक प्रकाश की 1659 में मृत्यु के बाद बुद्ध प्रकाश तथा उसके बाद 1678 में मेदिनी प्रकाश को सिरमौर का राजा मानकर खिल्लत प्रदान की गई। सिरमौर रियासत को गढ़वाल के विरुद्ध मुगलों का संरक्षण प्राप्त था। तो अब बात करेंगे उत्तर मुगल काल में पहाड़ी राज्य। सबसे पहले नादिर शाह की बात करेंगे। नादिर शाह ने 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद अदीना बेग 1745 ईस्वी में पंजाब का गवर्नर बना। उसने गुलेर के शासक दलीप सिंह, जसवां के अजीत सिंह, नूरपुर के देवदत्त, कुटलहर के यदुपाल, बंगाल के राय को हराया। उसने बीजापुर और जयसिंहपुर को धूल में मिला दिया और मंडी रियासत ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अहमद शाह अब्दाली और घमंड चंद। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1788 ईस्वी के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी। राजा घमंड चंद ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर 1752 ईस्वी में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किला अब भी मुगलों के पास था। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार बने। नवाब सैफ अली खान। अहमद शाह दुर्रानी ने 1759 ईस्वी में घमंड चंद को जलंधर दोआब का नाजिम बना दिया। घमंड चंद का सतलुज से रावी तक के क्षेत्र पर एक छत्र राज हो गया। तो अब बात करेंगे मुगलों का हिमाचल पर प्रभाव। मुगलों ने हिमाचल के ऊपर क्या प्रभाव डाला। पहाड़ी रियासतों के मुगलों के संपर्क में आने से प्रशासनिक सुधार शुरू हुए।
मुगल सिक्के पहाड़ों में प्रचलित हुए। पहाड़ी राज्यों में निश्चित लगान प्रणाली लागू हुई। मुगल राजपूत सैन्य विधि पहाड़ी राज्यों ने अपनाई। कला और साहित्य का भी विकास हुआ। वास्तुकला पर मुगलों का प्रभाव। मुगलों से पहले पहाड़ी वास्तुकला पर मैदानी वास्तुकला का प्रभाव था। मुगल काल में पहाड़ी स्थापत्य कला में अधिक परिवर्तन हुए क्योंकि मुगल शासकों के पहाड़ी रियासत से ज़्यादा गहरे संबंध थे। पहाड़ी राजा मुगल वास्तुकला को आदर्श मानकर किलों का निर्माण करने लगे। नूरपुर किले में स्तंभ और टेक मुगल इमारतों जैसे थे। इस किले की पच्चीकारी लाहौर किले से मिलती जुलती थी। चंबा के भरमौर स्थित कारदार कोठी के लकड़ी के दरवाज़ों के उभरे हुए पैनल पर मुगल कला का गहरा प्रभाव दिखता है। इसके बाद चित्रकला पर मुगलों का क्या प्रभाव रहा। मुगल साम्राज्य के पतन का अच्छा प्रभाव पहाड़ी चित्रकला एवं कलाकारों पर पड़ा। पहाड़ी राज्यों ने मुगल कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। इन कलाकारों से लाभान्वित पहाड़ी राजा थे। चंबा के राजा राज सिंह, उमेर सिंह, कांगड़ा के राजा घमंड चंद, बिलासपुर के राजा देवी चंद। 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग हर पहाड़ी राज्य में कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। अब इसके बाद पहनावे पर क्या प्रभाव पड़ा मुगलों का। पहाड़ों के कुछ राज परिवार आज भी मुगल काल के चोगे पहनते हैं। कपड़ों पर की गई नक्काशी पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद भाषा और लिपि पर भी मुगलों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अनेक पहाड़ी राजाओं ने उर्दू को अपनी दरबारी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इन राज्यों में संपूर्ण अभिलेख उर्दू में रखे जाते थे। इसके बाद राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव। मुगल शासकों ने पहाड़ी राज्यों को अपने राज्य का प्रबंध करने की पूरी आज़ादी दी। पहाड़ी राजा मुगल बादशाह को सूचित किए बिना किले बनवाते थे। आपसी झगड़ों का निपटारा करवाने के लिए पहाड़ी शासक मुगल हस्तक्षेप प्राप्त करते व मांगते थे। प्रत्येक पहाड़ी राज्य से मुगल वार्षिक कर वसूल करते थे। कांगड़ा वर्ग की रियासतों के लिए 4 लाख वार्षिक कर था। प्रत्येक राजा को अपने सिंहासनारोहण के समय निश्चित राशि दिल्ली भेजनी पड़ती थी, जिसके बाद उन्हें खरीदा या खिल्लत पोशाक और शाही भेंटों के साथ दिया जाता था। पहाड़ी राजाओं के विद्रोहों को ज़्यादातर मुगल शासकों ने क्षमा कर दिया। मुगल शासक पहाड़ी राजाओं के पुत्रों एवं रिश्तेदारों को बंधक के तौर पे मुगल दरबार में रखते थे ताकि भविष्य में होने वाले विद्रोहों को रोका जा सके। यह प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।